ईरान और इजराइल के बीच अगर जंग पूरी तरीके से भड़क गई तो हालात कहां तक जा सकते हैं? क्या वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन होगी या आधी दुनिया खत्म हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है इस वक्त का। अगर इस जंग में अमेरिका शामिल होता है तो क्या होगा? अगर खाड़ी के देश यानी कि अगर गल्फ कंट्रीज शामिल होंगी तो क्या होगा? अगर इजराइल ईरान की परमाणु क्षमता को, अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर पावर को नष्ट नहीं कर पाता है, नष्ट करने में अनसक्सेसफुल रहता है तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा झटका होगा? इंटरनेशनल इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ेगी? क्या खत्म हो जाएगी? क्या बर्बाद हो जाएगी? क्या नीचे गिरेगी? ये तमाम सवाल हैं। और अगर ईरान की सरकार गिरती है तो किस तरह का वैक्यूम पैदा होगा? ये सवालात हैं और इन सवालातों के बीच में आज एनालिसिस करेंगे कि ईरान और इजराइल का युद्ध जो है कहां तक पहुंचने वाला है। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई दो देशों के बीच ही सीमित है। अभी इजराइल और ईरान ही आपस में लड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में और अन्य जगहों पर यानी कि यूएन और अन्य जगहों पर व्यापक रूप से दोनों से संयम बरतने की अपील की जा रही है। हर तरफ, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे बाकी देशों को लगातार अपील इस बात की कर रहे हैं, इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं इजराइल और ईरान से कि आप दोनों लोग शांति बनाए रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, इस तरीके से लड़ाई को एक्सक्रीट ना करें। हालांकि दोनों देश ने एक दूसरे पर हमले करने जारी रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर अग्रेसिव तरीके से अटैक कर रहे हैं और ये अग्रेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इजराइल ने लगातार दूसरे दिन भी ईरान पर हवाई हमले करने के दावे किए हैं। लेकिन क्या होगा अगर संयम की अपीलों पर दोनों देश ध्यान नहीं देते हैं? क्या होगा अगर पीस टॉक्स पर दोनों देश ध्यान नहीं देते हैं? क्या होता है अगर पीस ट्रीटी पर दोनों देश बातचीत नहीं करते हैं? तब क्या होगा अगर लड़ाई और ज्यादा भड़कती है और फैलती चली जाती है? यहां चंद संभावित सबसे खराब हालात के बारे में, अनुमानों पर हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर सिचुएशन बिगड़ती है तब क्या होगा? अगर इस जंग में अमेरिका शामिल होता है तो क्या होगा? अमेरिका के तमाम खंडनों के बावजूद, भले ही अमेरिका 25 बार, 75 बार, कितने ही बार ये कहे कि मेरा कोई लेना देना नहीं इजराइल ईरान युद्ध से, लेकिन ईरान बहुत क्लियरली ये मानता है कि इसमें अमेरिका की मिलिट्री की बहुत बड़ी भूमिका है, अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है और कम से कम उसने इजरायली हमलों में मदद तो जरूर की है। ईरान पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोल सकता है, जैसे कि इराक में स्पेशल फोर्सेस, खाड़ी में यानी गल्फ कंट्रीज में सैन्य अड्डे और इस रीजन में जितने भी राजनयिक मौजूद हैं, एम्बेसडर्स मौजूद हैं, वो उनके मिशनों पर रहेंगे। हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान के प्रॉक्सी बलों की जो ताकत है, पावर है, वो बहुत कुछ कम हो चुकी है। लेकिन इराक में इसके समर्थक मिलिशिया अब भी हथियारबंद हैं, उनके पास अब भी वेपन्स हैं और वो पूरी तरीके से यूनाइटेड है। और ऐसे में अमेरिका को डर है कि ऐसे हमले हो सकते हैं और इसी वजह से उसने अपने कुछ सैनिकों को वापस भी बुला लिया है। अगर ओपनली देखें, सार्वजनिक रूप से देखें तो अमेरिका ने ईरान को अमेरिकी ठिकानों पर किसी तरह के हमले की स्थिति में नतीजे भुगतने की कड़ी चेतावनी दी है। बहुत क्लियरली अमेरिका ने कहा है कि ईरान अगर ज्यादा आगे बढ़ेगा तो हम अटैक करेंगे। लेकिन ईरान ने भी ठान ली है कि अमेरिका को सबक सिखाएगा, क्योंकि पीस टॉक्स तो रद्द हो चुकी हैं। पहले ही ईरान ने कह दिया था कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए उन हालात में क्या होगा अगर अमेरिकी नागरिक मारे जाते हैं, जैसे कि तेल अवीव या फिर कहीं और। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप खुद को कार्रवाई करने के लिए मजबूर पा सकते हैं, जैसा कि वो करते भी आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू पर लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि वो ईरान को हराने की लड़ाई में अमेरिका को घसीटना चाहते हैं। सैन्य विश्लेषकों का यानी कि जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका के पास ऐसे बॉम्ब्स हैं, ऐसे बॉम्ब बरसाने वाले विमान हैं और बंकर हैं और बंकर बस्टर बम भी हैं, जो कि बहुत ही गहराई में मौजूद, बहुत ही चाहे कितना भी डीप मौजूद हो, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स वहां तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि हम ईरान के कितनी भी, चाहे पाताल में जाके छिपा हो ईरान का न्यूक्लियर साइट, वहां पर बनाया गया हो, हम उसको पहुंचकर नष्ट कर देंगे। और खासकर वो बात कर रहे हैं फॉरदाऊ में। ट्रंप ने मागा अमेरिका ग्रेट के प्रशंसक वोटर्स से इस बात का वादा किया है कि वो पश्चिम एशिया में यानी कि मिडिल ईस्ट में अनंत काल तक चलने वाले किसी युद्ध की शुरुआत नहीं करेंगे। यानी कि अगर जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध बहुत ज्यादा खिंचता चला जा रहा है, उसको अनंतकालिक तरीके से कहा जाए, माना जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि हम अनंत काल तक चलने वाले युद्ध की शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि अमेरिका पर भरोसा कितना किया जाए। वो अनंत काल तक चलने वाले यानी कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की शुरुआत करें ना करें, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से मदद कर रहे हैं, या उनकी बात का ये भी क्या मतलब निकाला जाए कि वो शॉर्ट टर्म में भी युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी इजराइल या दूसरी कंट्रीज की ईरान के खिलाफ मदद कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई रिपब्लिकन समर्थक इजरायली सरकार और उसके नजरिए का समर्थन करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल की सरकार का, रिपब्लिकन जो अमेरिका में मौजूद है कि तेहरान में सत्ता बदलने का समय आ गया है।
अब अमेरिकन ये मानते हैं और अमेरिकन में भी रिपब्लिकन ये मानते हैं कि तेहरान में अब गवर्नमेंट बदलेगी। अगर अमेरिका इस वॉर में सक्रिय भागीदारी निभाता है, पूरी तरीके से संलिप्त रहता है, सपोर्ट करता है, तो इसके साथ ही जंग और भड़केगी। यानी कि आग में घी डालने का काम अमेरिका कर रहा है, जंग को और भड़काएगा। इससे विनाशकारी परिणाम की आशंका बढ़ जाएगी, और ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, और ज्यादा मेहम होगी, और ज्यादा तबाही होगी, न जाने कितने मासूम लोग मारे जाएंगे। अब ये समझिए कि अगर इसमें गल्फ कंट्रीज शामिल होती हैं तो क्या होगा। अगर ईरान इजराइल के बहुत सुरक्षित सैन्य और अन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने में नाकामयाब रहता है, जैसा कि वो करता है, वो खाड़ी में अन्य आसान लक्ष्यों पर अपने मिसाइल इस्तेमाल करेगा। आप समझें, अगर ईरान के न्यूक्लियर पावर को, ईरान के मिलिट्री बेसिस को इजराइल टारगेट नहीं कर पाया, तो वो गल्फ कंट्रीज में जो बाकी उसके लक्ष्य हैं, बाकी उसके टारगेट्स हैं, उनको पर अटैक करेगा। खासकर अपने मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, खासकर उन देशों के खिलाफ जिनके बारे में उसका मानना है कि वो उसके दुश्मनों को मदद और प्रोत्साहन कर रहे हैं। यानी कि जो ईरान को मदद और प्रोत्साहन कर रहे हैं, अगर ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया इजराइल, तो ये खुदा जो है वो उन कंट्रीज पर निकाली जाएगी जो कि ईरान की मदद कर रहे हैं। इस इलाके में बहुत सारे एनर्जी के और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस हैं, आधारभूत ढांचे हैं, जिनको टारगेट कर सकता है इजराइल। ये याद रखना होगा कि ईरान पर आरोप लगा था कि 2019 में उसने सऊदी अरब के तेल क्षेत्र को निशाना बनाया था, और इसके हूथी प्रॉक्सी बल ने 2022 में यूएई के ठिकानों पर हमला किया था। हालांकि इसके बाद से इस क्षेत्र के कुछ देशों के बीच ईरान ने रिश्ते सुधारे हैं। अब की अगर बात करें, देखिए सऊदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे, शिया सुन्नी का फर्क था, लेकिन सऊदी आज ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। वही तुर्की का भी हाल है। तुर्की 2022 तक तो इजराइल का हिमायती था, लेकिन अब धीरे धीरे करके ईरान के समर्थन में खुलकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये देश अमेरिकी एयरबेस की मेजबानी करते हैं। कुछ ने तो पिछले साल गुपचुप तरीके से ईरानी मिसाइल हमलों से इजराइल की रक्षा करने में भूमिका भी निभाई थी, और अगर गल्फ कंट्रीज पर हमला हुआ तो वे अपनी और इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमानों की मांग भी कर सकते हैं। यानी कि सवाल ये है कि ईरान के साथ खड़े तो हैं, लेकिन अपने देश को बचाने के लिए क्या वो दबे पांव अमेरिका की मदद लेंगे? तो फिर ये कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो जाता है कि कौन किसकी साइड है। अगर इजराइल ईरान की परमाणु क्षमता नष्ट करने में विफल रहता है, तो अगर न्यूक्लियर पावर को इजराइल ईरान की कुछ नहीं कर पाता है, तो अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो क्या करेगा? तब क्या होगा जब इजरायली हमले विफल रहते हैं, इजरायली हमले नाकामयाब हो जाते हैं, निगेट कर दिए जाते हैं? अगर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स जमीन के बहुत अंदर हुए, तब क्या होगा? बहुत सुरक्षित तरीके से रखे गए, तब क्या होगा? उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, तब क्या होगा? ईरान की मंशा जो है वो पूरी तरीके से विफल हो जाए, तब क्या होगा? ईरान के पास 400 किलोग्राम तक 60% एनरिच्ड यूरेनियम होने का अनुमान है, जो कि 10 या इससे ज्यादा परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, और समझिए न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उसका और एनरिचमेंट ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि यूरेनियम 235 जब बनेगा तो फिर वो न्यूक्लियर बम के लिए सही माना जाता है, वो न्यूक्लियर बम बन जाएगा फिर। और ईरान हथियार के स्तर का यूरेनियम बनाने से चंद कदम की ही दूरी पर है। यानी कि यूरेनियम 235 बनाने से बहुत ही कम दूरी बताई जा रही है कि ऑलमोस्ट पहुंच गया है यूरेनियम 235 बनाने की दिशा में ईरान। और अगर इसे नष्ट नहीं किया जा सका, तब क्या होगा? यानी कि ईरान की जो कोशिश है, ईरान का ये जो सक्सेस है यूरेनियम 235 जो बनाने के लिए, वो सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत करीब पहुंच गया है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया इजराइल, तब क्या होगा? माना जाता है कि ये गोपनीय खदानों में कहीं गहरे छिपा कर रखे गए हैं। यानी ईरान ने बहुत ही सेफली इन्हें कहीं गहरी जगह पर रखा हुआ है। भले ही इजराइल ने कुछ परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया हो, लेकिन कोई भी बम ईरान की जानकारी और विशेषज्ञता को नष्ट नहीं कर सकता। सवाल यह भी है कि क्या होगा अगर इजराइल के हमले ईरान के नेतृत्व को सोचने के लिए मजबूर कर दें। आगे और हमले को रोकने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी परमाणु हथियार बना लेना चाहिए। तो और तब क्या होगा जब नए सैन्य नेता अपने मृत पूर्ववर्तियों के मुकाबले अधिक अड़ियल और कम सतर्क हो। देखिए ईरान में जिस तरीके से कई कमांडर, 20 से ज़्यादा कमांडर्स मारे गए हैं और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं, अगर उनकी तरह वो बहुत ज़्यादा अड़ियल रवैया ना अपनाएं, थोड़ा सोच समझ कर काम करें और अलर्ट होकर इजराइल के साथ मुकाबला करें, तब क्या होगा? तब इजराइल क्या करेगा? कम से कम ये इजराइल को और हमले करने के लिए मजबूर करेगा, जिससे कि इस क्षेत्र में लगातार हमले और जवाबी हमले जारी रह सके। यानी कि ईरान को हमलों में इंगेज कर दे इजराइल। इस स्ट्रेटेजी के लिए इजराइलियों के शब्दकोश में एक क्रूर शब्दावली है, वैसे मतलब एक बहुत ही टायरिंग टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इजराइली, और इसे कहते हैं घास साफ करना, यानी ग्रेजिंग द ग्रास, यानी कि पूरी तरीके से खत्म कर देना। अब इससे होगा क्या? अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए झटका होगा। तब क्या होगा
जब इससे अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था डूलती हुई नजर आएगी। अगर ईरान होर्मुज जल डमरू मध्यस्थ को बंद करने की कोशिश करता है, जिससे कि तेल के आयात निर्यात में और बाधा आएगी, तब क्या होगा? अगर अरब प्रायद्वीप के दूसरी तरफ स्थित यमन में मौजूद हूती लाल सागर में जहाजों पर हमला करने की अपनी कोशिशों को बढ़ा दें, तब क्या होगा? वे ईरान के सबसे अंतिम बचे कथित प्रॉक्सी सहयोगी हैं, जो अपने अचानक हमले और बहुत अधिक जोखिम उठाने के ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। आप समझे ये बात? ये ईरान के सबसे लास्ट प्रॉक्सी सहयोगी हैं, यानी कि बैकडोर से किसी भी तरीके से ईरान की मदद करते हैं, जो अचानक हमला करते हैं और बहुत रिस्क उठाते हैं। अपने बहुत रिस्क उठाने के लिए जाने जाते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही बहुत रिस्क उठाकर हमला करने का है। और दुनिया भर में देश महंगाई के संकट से पहले ही जूझ रहा है। तेल की कीमतों में वृद्धि होगी। पहले ही ट्रंप के टैरिफ वॉर के बोझ के तले पिस रहे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी पर महंगाई का भार है और ये भार और बढ़ जाएगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि तेल की बढ़ती कीमतें जिस एक व्यक्ति को सबसे अधिक फायदा पहुंचाती हैं, वो है रूस के पुतिन, जिनके पास यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध को फंड करने के लिए अचानक अरबों डॉलर आ जाएंगे। अगर ईरान की सरकार गिरती है और एक वैक्यूम पैदा हो जाता है, तब क्या होगा? अगर इजराइल ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी सत्ता को, रिजीम को ढहाने पर मजबूर कर देता है और अपने लॉन्ग टर्म टारगेट में सक्सेसफुल हो जाता है, तब क्या होगा? नेतन्याहू का दावा यह है कि उनका प्राथमिक लक्ष्य है ईरान की परमाणु क्षमता नष्ट करना, लेकिन उन्होंने कल के अपने बयान में यह साफ किया है कि उनका व्यापक लक्ष्य है, उनका बड़ा लक्ष्य यह है, उनका बड़ा टारगेट यह है कि ईरान में सत्ता को ही बदल दिया जाए, रिजीम बदल दी जाए। उन्होंने ईरान की स्वाभिमानी आवाम से कहा है कि उनका हमला एक ऐसी सरकार से आपको आजादी पाने के रास्ते को साफ करना है, जो कि एक बुरी और दमनकारी सत्ता है। ईरान की सरकार को गिराने के बाद इस क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों को अपील कर सकती है, खासकर इजरायलियों को। लेकिन इससे जो शून्य पैदा होगा, जिससे जो वैक्यूम पैदा होगा, जो सत्ता गिरने के बाद वैक्यूम पैदा होगा, उसके बाद क्या होगा? इसके अनिश्चित परिणाम हो सकते हैं, इन्फिनिट रिजल्ट्स हो सकते हैं। ईरान में गृह युद्ध के हालात किस करवट लेंगे? ईरान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी, और अगर ये युद्ध हुआ तो फिर क्या तस्वीर बनकर निकलेगी? बहुत से लोगों को याद होगा कि जब इराक और लीबिया में एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार हटाई गई तो वहां क्या हुआ था। इसलिए बहुत कुछ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आने वाले समय में ये जो संघर्ष है, ये जो हालात है, तनावपूर्ण माहौल है, वो किस तरफ बैठेंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, कितना और कितनी मजबूती के साथ ईरान जवाब देगा, ये सवाल है। और अमेरिका इजराइल पर कितना अंकुश लगा पाएगा, अगर कोई है तो क्या लगा सकता है अंकुश? इन दोनों सवालों के जवाब पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है।